नमस्कार, सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सृजन आपका अपना ही प्रोग्राम है जिसमें हम साहित्य, कला, संस्कृति एवं भाषा पर परिचर्चा करते हैं। आज दर्शकों, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो खास है, महत्वपूर्ण है और विषय हमने रखा है आयुर्वेद और योग। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए अतिथि के रूप में हमारे दो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए उनका स्वागत हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा MGI की डायरेक्टर डॉक्टर विद्योत्मा डालमन कुंजल जी। आपका स्वागत है, हमारे मंच से आप जुड़े, धन्यवाद। आप ICSA ग्रेजुएट हैं, आपने अपना MBA मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल UK से किया है, फिर इसके बाद आपने अपना PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी UK से, और काफ़ी वर्षों से आप MGI RTI के ऑफिसर इंचार्ज भी रह चुकी हैं और फिलहाल 2009 से आप MGI की डायरेक्टर है। हमें बेहद खुशी है कि आप सृजन के मंच से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। और दूसरे मेहमान वेदिका हरदयाल चिकोरी जी, आपका भी स्वागत है। सृजन के मंच से आप जुड़े, और वेदिका जी आपने अपना BA MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और MPhil भी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और फिलहाल आप PhD एनालिटिक फिलोसफी पर कर रही है, और आप सीनियर लेक्चरर हैं और स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़ की अध्यक्षा है। आपका भी स्वागत हम करते हैं। सृजन के साथ आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। चलिए हम अपने विषय की चर्चा शुरू करते हैं। विद्योत्मा जी, सबसे पहले आप बताएं, MGI में एक स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़ है, इसका परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। तो विनय जी, हमारे MGI में सबसे पहले एक डिपार्टमेंट था, उनका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये 1991 में उसका स्थापना हुआ था। अच्छा। और उस समय इंडियन फिलोसफी की कोर्सेज शुरू किया गया, और उसके बाद संस्कृत पर भी कोर्सेज चलाई गई। अच्छा। तो 2008 में उसका एक्सपेंशन हुआ। ये डिपार्टमेंट से लेकर एक स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़ बन गया। अच्छा। और आज हम कह सकते हैं कि हम लगभग 20 कोर्सेज चला रहे हैं। काफ़ी स्टाफ है। हाँ, 10 स्टाफ है और 100 से ज़्यादा छात्र। और हम सर्टिफिकेट, बिगिनर्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और MA कोर्सेज को चलाते हैं। और ये भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ, यानी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हम ये कोर्सेज चलाते हैं। अच्छा। और फिलहाल गत मास हमने एक नई कोर्स शुरू किया, और ये कोर्स जो है ये आयुर्वेद और योगा का कोर्स है। और ये विचार कैसे आया विद्योत्मा जी कि MGI में आप लोग आयुर्वेद और योग पर एक कोर्स चलाएं? कहाँ से शुरू? देखिए, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं फिर भी कुछ शब्दों में आप कह देती हूँ। ये पहली बात यह है कि आप तो जानते ही हैं, हमारे MGI एक्ट के अनुसार 2 ऑब्जेक्टिव है, और एक ऑब्जेक्टिव है हमें एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करना। अच्छा। तो इसके ज़रिए से इन कोर्स के माध्यम से हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। और ये कोर्स जो है हमारे मिशन, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे विजन, ये सबसे जुड़ा हुआ है। जी। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये एक नया हम MGI में एक नयापन लाना चाहते थे, और इस नयापन के लिए हम इस कोर्स के द्वारा MGI में इस कोर्स को लाए। अच्छा। तीसरी बात यह है, जैसे कि आपको जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशन के 17 गोल है, लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कहते हैं। जी। और उनमें से एक गोल जो है वो हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर जोर डालता है। अच्छा। तो हम MGI इनमें एक शामिल है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी MGI का एक योगदान है जो इस कोर्स के माध्यम से हम ला रहे हैं। अच्छा। और आपको तो मालूम ही होगा कि गत साल
यूनाइटेड नेशन ने योगा डे पर एक इंटरनेशनल योगा डे को डिक्रीट किया, तो वहाँ पर भी हम अपने योगदान दे रही है इस कोर्स के माध्यम से। विद्योत्मा जी, आप आयुर्वेद और योग के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, कहाँ से ये शुरू होता है? देखिए, आयुर्वेद का मतलब है आयुर का मतलब है एक साइंस, और वेद का मतलब है एक नॉलेज। तो आयुर्वेद एक साइंस, एक लाइफ साइंस है जो कहते हैं। ये भारतीय क्या संस्कृति है, और ये हमारे वेदों, ये ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद और ऋग्वेद से निकला हुआ है। ये 5000 सालों की बात है, ये जीवित संस्कृति उस समय से है। क्योंकि आप आयुर्वेद और योग की बात कर रहे हैं, वेदिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, विद्योत्मा जी ने बखूबी बताया कहाँ से ये शुरू हुआ है। इस कोर्स की सार्थकता के लिए कितने प्रकार के मॉड्यूल्स रखे गए हैं, इस पर थोड़े से हमारे दर्शकों को आप विस्तार दें। जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय जी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा इस कोर्स का नाम ही है सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेद एंड योगा अवेयरनेस। अच्छा, तो ये एक 1.5 साल का यानी कि 3 सेमेस्टर का एक कोर्स हमने चलाना शुरू किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों में एक सस्टेनेबल इंटरेस्ट पैदा करें, कि वो जाने आयुर्वेद और योग क्या होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के लिए, नवयुवकों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए भी। और ये भी वो समझें कि इट्स एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। तो ये हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं आयुर्वेद और योग का। और इसी कारण हमने 10 मॉड्यूल का ये कोर्स बनाया हुआ है। 10 मॉड्यूल का, हाँ, कुल मिलाकर 10 मॉड्यूल है। बता सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मॉड्यूल चलता है वो है फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद। उस मॉड्यूल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि आयुर्वेद होता क्या है, उसका ओरिजिन, उसका स्कोप, उसका पर्पस, और जो द्रव्य गुण कर्म की बात होती है भारतीय दर्शन में, आपके शारीरिक अंग क्या होते हैं, दोषास क्या होते हैं, किस मेन चीज़ों से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, बहुत नेचुरल और स्वाभाविक वे में हम वो करते हैं। तो ये एक मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल है, जैसा कि आपने पूछा, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद। और है मॉड्यूल जो योग फिलॉसफी, योग दर्शन को हम सिखाते हैं, वो क्या है। तो योग दर्शन पतंजलि सूत्र से जुड़ा हुआ है, उस पर हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स दिखाते हैं कि चित्त क्या है, चित्त यानी कि माइंड, तो मेंटल वृत्तिज क्या होते हैं, चित्त भूमिज क्या होते हैं, क्लेशास क्या होते हैं। आजकल देखिए, अगर गौतम बुद्ध की बात लें तो वो कहते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ईश्वर कृष्ण की बात लें सांख्य कारिका से, वो कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। अगर हम अपने निजी जीवन में देखें तो हमारा निजी जीवन इन दुखों से ग्रसित है। तो आयुर्वेद और योग हम लोगों को कैसे इन मुश्किलों से, इस प्रॉब्लम से निकालेगा, ये हम। तो ये पूरा सैद्धांतिक पक्ष है इस मॉड्यूल में। बिल्कुल, सैद्धांतिक पक्ष, जैसा कि आपने कहा। पर इसके अलावा हमारे पास उसका प्रैक्टिकल भी एक मॉड्यूल है, अष्टांग योग का, जहाँ पर हम पोस्चर्स पर प्रैक्टिकल हैं। तो ऑब्वियसली पोस्चर्स होंगे, मुद्रास, जेस्चर्स, वो जिससे हमारा बायो वाइटलिटी बूस्टअप हो। जी जी जी। वो एक मॉड्यूल है हमारा। और एक मॉड्यूल बहुत ही जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, आहार का, हम कैसा खाना खाएं, डायजेटिक्स। हाँ, जैसे देखिए 3 गुण की बात होती है, सत्व, रजस और तमस। तो बाहर भी है, अंदर भी है, खाने में भी होता है। तो हम यू आर व्हाट यू ईट इन अ वे। तो इसका भी हम प्रिंसिपल उभारना चाहते हैं। इसके अलावा हमने भारतीय दर्शन पर एक मॉड्यूल भी दिया हुआ है, जो हमें एक ओवरव्यू देता है कि भारतीय दर्शन होता क्या है, वेद से लेकर, उपनिषद से लेकर, फिर चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मीमांसा, वेदांत तक लेकर। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद पर रहें तो हमें जानना चाहिए कि वो कहाँ से निकला हुआ है। जी जी जी।
और म्यूज़िक थेरापी भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, म्यूज़िक थेरापी हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है इस कोर्स में, जहाँ पर हमने जो नाद की शक्ति होती है, साउंड का जो शक्ति होता है, उसको हम कैसे थेरापी की तरह यूज़ कर सकें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक साउंड होता है तो उसमें एक वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है, जिससे हमारा बाहर और अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्यूरिफाई हो जाता है और इससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा हमने संस्कृत का भी एक मॉड्यूल दिया हुआ है। जी, यही मैं पूछना चाहता था आपसे, संस्कृत का मॉड्यूल आपने रखा है इसमें, और क्या आपको लगता है ज़रूरी है आज के संदर्भ में संस्कृत पढ़ना? उसकी क्या उपयोगिता है? उसके महत्व के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आज, न केवल मॉरिशस में या एमजीआई में बल्कि पूरे देश में। मैं कहूँगी कि संस्कृत जो है, इसके विचार जो हैं वो बहुत यूनिवर्सल हैं, बहुत ग्लोबल विचार हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूंगी, हम कहते हैं वासुदेव कुटुम्बकम, जी, कि वी आर वन फैमिली, और ये बात किसी रिलीजन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी कल्चर से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट बहुत ग्लोबल है। और आज हम ग्लोबलाइजेशन की एरा में जी रहे हैं, तो संस्कृत का जो विचार कंटेंट ही ग्लोबल है, और जो हम ढंग से जी रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन की, तो दोनों कम्प्लीमेंट हो रहा है। एक साथ, तो मैं सोचती हूँ कि संस्कृत का रेलेवेंस और उभर के आ रहा है। पर विद्युत्मा जी, आप जोड़ना चाहेंगे इस पर, संस्कृत के महत्व पर, और किस प्रकार से शिक्षा में इसको ला रही हैं? ज़रूर विनय जी, देखिए मेरे अनुसार से संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसे देव भाषा कहा गया है, यानी लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। और ऐसा है, ऐसे अन्य व्यक्तियों हैं जिन्होंने इस पर बहुत चर्चा की है, जैसे कि जुडिसन, मोरिसन, मैक्स मुलर और दानिएलू। ये काफ़ी लोगों ने इस भाषा पर जोर डाला। और आपको तो मालूम ही है, जैसे कि मैक्स मुलर ने संस्कृत को अपने जर्मन में लाया था, और जर्मन और संस्कृत में मिलजुल है, का सिमिलैरिटीज़ है। और फिर मलय लैंग्वेज में भी संस्कृत का काफ़ी शब्द है। और ऐसे मलेशिया की बात कर रही हैं? मलेशिया की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे भी आश्चर्य हुआ है जब मैंने देखा है, जब मैंने सुना है, तो संस्कृत की शब्द आते हैं उस लैंग्वेज में। तो ऐसे अन्य लैंग्वेज है जहाँ संस्कृत से जुड़ी हुए हैं। और फिर संस्कृत की पढ़ाई जो है सिर्फ मॉरिशस में नहीं होती है, ये अन्य देशों में होती है। जैसे भारत में तो होती ही है, लेकिन यूके में भी होती है, अमेरिका में भी होती है। तो संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। मैं आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेद और योग को जब हम कोर्स चला रहे हैं, इसका संबंध एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट के साथ है, आयुष। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुष जो है, आयुष एक मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है। उसका सेटअप यानी उसका स्थापना नवंबर 2014 में हुआ था। अच्छा, और भारत में जी। तो इनका लक्ष्य था भारतीय जनता को हेल्थ केयर देना। अच्छा। तो इसके आधार, इसके अंश क्या आता है? ये आयुर्वेद आता है, योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्ध आता है, और फिर होम्योपैथी आती है। अच्छा। ये सब आते हैं। तो आयुर्वेद और योग ये आयुष के दो अंश है। ये दोनों भी इसमें शामिल है, इनका संबंध है। और ये मैं भी बताना चाहती हूँ कि आयुष जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पर एक इंटरनेशनल आयुर्वेद योग डे पर काम कर रही है। अच्छा, हाँ। ये एक बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका भी एक एग्रीमेंट को साइन करने जा रही है और आयुर्वेद और योग पर। जी, बहुत अच्छा है। वेदिका जी, आयुर्वेद और योग का प्रभाव समाज में कैसे है, इस पर आप बताएं। कितना महत्वपूर्ण है उसका प्रभाव, कैसे समाज को जी हाँ,
अगर हम अभी मॉरिशस समाज की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आयुर्वेद और योग बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि मॉरिशस देखिए एक प्राकृतिक देश है जी, बहुत नेचुरल है, और आयुर्वेद का जो मेथड ही है वो बहुत नेचुरल है। तो बहुत स्वाभाविक है कि एक नेचुरल मेथड एक नेचुरल एनवायरनमेंट को सूट करेगा। और जहाँ तक कि युवा की बात है, हमारे युवा बहुत ज़रूरी है कि वो जाने अपने आप को स्वस्थ रखें, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, क्योंकि तभी हम अपने देश को प्रगति की तरफ बढ़ा सकते हैं। और हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, इसको भी हम जीवन में उतार सकते हैं। विद्युत्मा जी, आप जोड़ना चाहेंगे व्यक्ति पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, जैसे वेदिका जी ने कहा है कि ये हमारे शरीर पर एक बैलेंस, एक हार्मनी लाते हैं। ये फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल के तौर पर, तो इनका असर बहुत ही है। और ये हमारे प्रोडक्टिविटी को, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हर, जैसे को आप तो मालूम ही, हर व्यक्ति को अपने अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो उन लोगों का जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वास्थ्य को अपने अच्छी तरह से पहचाने, सजग रहें, पहचाने और अच्छी तरह से रखें। और इसके लिए आप अपील कर रहे हैं कि ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रॉन्ग अपील कर रही हूँ दर्शकों से, ये एक मौका है, आप सभी लोग इस कोर्स में ज्वाइन करें। हाँ, आयुर्वेद और योग चूँकि दर्शन से जुड़े हुए हैं, मुझे माफ़ करना वेदिका जी, मैं अगर कहूँ, मैंने कहीं सुना है कि जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वो किसी अंधेरे बंद कमरे में किसी रोशनी की तलाश में इसे ढूंढते हैं, रहते हैं। ऐसा क्या, ऐसा सही है? या दर्शन के बारे में थोड़ा बताइए आप। नहीं, आपने सच में यही बात है, मैं जानती हूँ। इट्स लाइक अ ब्लाइंड मैन इन ए डार्क रूम लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट, बिल्कुल। पर ये एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। देखिए, फ़िलॉसफ़ी क्या है ये हमें पहले जानना चाहिए। जैसे कि हिंदी भारतीय दर्शन में हम कहेंगे कि एक विचारों का एक संबंध है। अच्छा। विचार हम कैसे क्लैरिफाई करें, कंसेप्ट्स कैसे क्लैरिफाई करें, या आप रियलिटी को जानिए जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, पर विचारों से हम उसे जान पाएंगे। ये भी दर्शन का एक मतलब होता है। दूसरा, अगर ग्रीक फ़िलॉसफ़ी को लिया जाए या वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी को, वो कहेंगे कि फ़िलॉसफ़ी इज़ ए कंपाउंड वर्ड ऑफ फिलो प्लस ज़ोफिया, यानी कि सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर रियलिटी। तो वो रियलिटी क्या है? तो ये सच क्या है असल में? हम सभी द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ रियलिटी, लेकिन ये सच क्या है? आप इसको बताइए। हर एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत के अपने अपने नज़रिए हैं इसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल है। और स्पेशली मेरा स्पेशलाइजेशन इंडियन फ़िलासफ़ी में है, तो मैं एक कैरेक्टरिस्टिक आपसे शेयर करूँगी इंडियन फ़िलासफ़ी का, कि इंडियन फ़िलासफ़ी अपने आप में बहुत ही टॉलरेंट है। माने कि अगर हम एग्जांपल लें जैन फ़िलासफ़ी का, तो आपका जो नज़रिया है, मुझे आपके नज़रिए को रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आई हैव टू कंट्राडिक्ट यू। और ये हमारी भाषा में उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी, अच्छा, हाँ, डेमोक्रेटिक आउटलुक, एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा कहा। तो फिलॉसफी एक डेमोक्रेटिक और एक कैथोलिक आउटलुक भी हमें प्रदान करता है। ठीक है। और इसके लिए क्या छात्रों को मौका मिलता है आपके स्कूल में, स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के ज़रिए क्या कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी हाँ, बिल्कुल। अपने हम एकेडमिक के साथ साथ MGI में ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी हैं कल्चरल एक्टिविटी से भी जुड़े रहें। और हम हर साल यूनेस्को वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे हर नवंबर के 3rd थर्सडे को मनाते हैं। वो यूनेस्को का मिशन भी है एक। तो वो हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो पब्लिक से भी लिंक हो सके, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी डिबेट्स में आकर अपना योगदान दें। तो हम डिबेट्स करवाते हैं, इलोक्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे राइटिंग कंपटीशंस होते हैं जहाँ पर हम मेनली बच्चों को सेंटर में रखते हैं। और उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि अपने कोर्स के दौरान हम लोग हमारे लर्निंग आउटकम्स में होता है कि कैसे हम डेवलप करें सृजनात्मकता,
क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ यह भी कोशिश करते हैं कि उन तक सॉफ्ट स्किल भी पहुंचाया जाए। विद्युत्मा जी, आप बताएं कि पूरे एमजीआई में क्या इस प्रकार की गतिविधियां नॉन एकेडमिक होती है? एक दो नाम आप बताएं जहाँ पर छात्रों को देखिए, एमजीआई एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती रहती है साल भर में, जैसे कि डिबेट होती है, कंपटीशन होती है, कल्चरल शोज होती है, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, एग्जीबिशंस आदि वगैरह, हिंदी सप्ताह और बहुत सारे हैं, मतलब हर एक दो सप्ताह में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इतने सारे। हाँ, मैं इन सब के अतिरिक्त एक जो मूल गतिविधि अभी चल रही है सालों में स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की तरफ से, आपसे ये जानना चाहूँगा क्या है इसके इतिहास में थोड़ी सी जानकारी आप दें। हाँ, देखिए, सालों में जो है ये 1980 से शुरू हुआ था और श्री मूर्ति नकालिंगम, मैं सोचती हूँ, उसने शुरुआत किया। और लक्ष्य क्या था? तो सालों में का लक्ष्य था सब कलाकारों को एक साथ लाना, एक मंच पर लाना, ताकि वे लोग अपने एग्जिबिट्स को यानी अपने चित्रों को डिस्प्ले कर सके। जी। तो इस साल भी हमने काफ़ी सफलतापूर्वक से इस सालों में को प्रस्तुत किया और फिलहाल नयापन लाया गया है। तो स्कूल इस साल ये एग्जीबिशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये एक आउटडोर एग्जीबिशन रहा और ये गैलरी के बाहर से ये इंडोर भी और आउटडोर भी, और दोनों में हुआ, इंडोर और आउटडोर में। तो इसमें ये काफ़ी, मैं सोचती हूँ 30 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट किया और सफलता प्राप्त हुई है। हम बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय बहुत कम है, कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच रहे हैं। वेदिका जी, आप बताइए आपकी ओर से अंतिम शब्द क्या होगा सृजन के दर्शकों के लिए? जी हाँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद और योग पर बोलने आई हूँ तो मैं कुछ उसी के संबंध में बोलूँगी। अभी जब तक मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन में कहा आपको कि वो कोर्स और उसके मॉड्यूल के बारे में, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने उनका एंट्री रिक्वायरमेंट, कोर्स का एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत खुला छोड़ा है। हमने मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट सिर्फ एक SC सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, इस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में एंट्री लें, एडमिशन लें। हमने प्रोविज़न भी किया हुआ है मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनके पास बेसिक सर्टिफिकेट नहीं है, एल्डरली हैं, वो भी आ सकते हैं। और यह भी है OGTLIB के लिए, आप शायद 1.5 साल तक ये कोर्स के लिए कमिटेड ना हो, टाइम ना हो, पर 1, 2 या 3 मॉड्यूल जो आपकी इच्छा अलग से हो। मान लीजिए मुझे सिर्फ म्यूजिक थेरेपी पर जानकारी पानी है तो एक मॉड्यूल के लिए मैं रजिस्टर कर सकता हूं। OGTLIB, और वो एग्जामिनेबल नहीं होगा, पर एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़रूर आपको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगी दर्शकों से कि यह एक मौका है आप लोगों के लिए, आप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए और अपना स्वास्थ्य और खुद की सेवा करें बाद में उनके स्वास्थ्य के। और विद्युत्मा जी, आप बताएं कि भविष्य में और कोई नए कोर्सेज आने की संभावना है क्या? देखिए, अभी हमने अपने स्ट्रैटेजिक प्लान पर काम किया और उसमें 5 नए गोल है और उनमें से एक गोल है एक्सेस देना। तो एक्सेस, तो इसके माध्यम से हम नए कोर्सेज ला रहे हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लाना चाहते हैं, स्कूल ऑफ इंडोलॉजी में हम आयुर्वेद और योग पर को बढ़ाना चाहते हैं, एथिक्स लाना चाहते हैं, इंडियन कल्चर लाना चाहते हैं, मॉरिशियन स्टडीज़ में जैसे हम मॉरिशियन कल्चर लाना चाहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट में कि स्कूल में हम वीणा के कोर्स शुरू करना चाहते हैं, MA कथक के कोर्स शुरू करना चाहते हैं। ऐसे तो अन्य कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्स है जो हम और ऑनलाइन मोड भी आप शुरू कर रहे हैं? ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू हुआ है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू और चाइनीज़ में ये इस कोर्सेज को भी हम बनाना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। तो अंतिम शब्द मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से यही होगा कि सृजन के दर्शक, आप ये जानें कि MGI में आयुर्वेद और योग पर 1.5 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है।
और आप ही का संदेश मैं दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि आप जुड़ें और अधिक जानकारी के लिए महात्मा गांधी संस्थान के साथ संपर्क रखें और ज़रूर आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो इसके साथ कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। मैं सबसे पहले एमजीआई की डायरेक्टर डॉक्टर विद्योत्मा दालमन कुंजल जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपकी जानकारी के ज़रिए हमारे दर्शक काफ़ी कुछ सीख पाए। और श्रीमती वेदिका हरदयाल चिकोरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ सृजन समाप्त होता है यहाँ पर। आप जुड़े रहे हमारे साथ एक नए अंक तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।